नमस्कार, मैं महेश कुंथल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्त्री शिक्षा से संबंधित रहेगा। और इसमें हम जो समाज में भेदभाव, जैसा हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार से समाज में भेदभाव किया जाता है, लिंगीय भेदभाव किया जाता है और अनेक प्रकार से स्त्रियों को प्रताड़ित भी किया जाता है। एक मिनट। हाँ, सुनिए। तो इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों का संविधान में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए, उनका शोषण रोकने के लिए अनेक प्रकार से ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जो संविधान में वर्णित हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार लिंग के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 15(1) में यह वर्णित किया गया है कि कोई भी राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, अतः हमारा देश लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, सभी के साथ समानता के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। अर्थात लिंगीय भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 16 के अधीन रोजगार और नियुक्तियों में महिलाओं को भी बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। और इसके अनुसार अगर अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 में हम कोई भी अगर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं या फिर कोई नियुक्ति मिली हमें, तो वो महिलाओं को भी बिना किसी भेदभाव के उनको उतने ही अवसर प्रदान किए जाएंगे जितने कि पुरुषों को प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद महिलाओं को अनुच्छेद 14 के द्वारा पुरुषों के समान ही कानून के समक्ष समानता तथा कानून के अनुसार संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित किया गया है कि पुरुषों को कानून के समक्ष समानता और कानून के अनुसार संरक्षण दिया गया है। अब इसके बाद महिलाओं के विकास के लिए अनुच्छेद 15(3) सबसे अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। अगर हम महिलाओं के विकास के लिए अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसका जो महिलाओं के लिए सबसे जो अधिक प्रावधान निर्धारित किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 15(3) में। इसके अनुसार महिलाओं को ये शक्ति दी गई है कि स्त्रियां व बालकों के लिए विशेष कानून बना सकें। महिलाओं के लिए विभेदकारी कानून बनाने की शक्ति राज्य को इसलिए दी गई है जिससे वे मातृत्व रूप प्राकृतिक दायित्व को निभा सकें। अब ये शक्ति राज्यों को इसलिए दी गई है क्योंकि उन पर एक तरह से दोहरा भार होता है, मातृत्व भार एवं सामाजिक भार। अतः उन दोनों ही भारों को वो समान रूप से निभा सकें और अपने जो प्राकृतिक दायित्व हैं उनको वो पूरा कर सकें। सदियों से पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उन पर हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का सामना कर सकें। जैसा हम पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि वैदिक काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल, अलग अलग कालों में भी स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ा है। अतः उस शोषण को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में इसके लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है 15(3) अनुच्छेद, जिसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि महिलाओं के संबंध में वो कोई भी कानून बना सकते हैं और उस कानून की रक्षा के लिए उनको
स्पेशल विशेष रूप से उनको शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। अतः अगर हम देखें तो महिलाओं को प्राचीन काल से चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक शोषण का सामना वो करते आ रही हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अब देखिए हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब उनमें अनुच्छेद 39 ख में यह वर्णित किया गया है कि चाहे तो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर कोई भी समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन के दोनों ही हकदार हैं। पहले क्या किया जाता था कि कार्य तो समान करा लिया जाता था, लेकिन वेतन में विसंगतियां मिलती थी। पुरुष का वेतन अधिक मिलता था और महिलाओं का वेतन कम। अतः इस विसंगति को कम करने का प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में यह वर्णन किया गया है कि दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया जाए। पंचायती राज में महिला आरक्षण। तो देखिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पंचायती संस्थाओं में आरक्षित पद, अनुच्छेद 243 ख 4 के अनुसार संस्थानों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई मतलब 3/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 243 न 4 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि नगर पालिकाओं संस्थानों में अध्यक्षों के पद की कुल संख्या को कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए जाएंगे। अतः यह आरक्षण कब दिया गया? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी राज्यों में कानून बनाकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आया समझ में? अर्थात महिलाओं के लिए पंचायती राज चुनावों में 33% की जो आवश्यकता है वो आरक्षित किए गए हैं। वो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए हैं। अब इसके बाद अन्य प्रावधान, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जिसमें स्त्री व पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिलेगा। इसके लिए एक कानून का निर्माण किया गया है जिसका नाम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसके बाद 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि 1976 में संशोधित हुआ। इसमें परिपक्वता से पहले लड़की को अधिकार है कि वह उसका बाल विवाह ना हो। अतः इसमें लड़कियों को ये अधिकार दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कि अगर वो परिपक्व नहीं है, अर्थात भारत सरकार द्वारा जो एज निर्धारित की गई है उसके अनुसार उसकी एज नहीं है, तो वो उस बाल विवाह को रोक सकती है। हिंदू दत्तक तथा पालन पोषण अधिनियम 1956 के तहत हिंदू पुरुष व स्त्री पुत्र या पुत्री को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। इसके बाद अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम 1956 को 1986 में संशोधित किया गया तथा पुनः इसका नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार स्त्री व पुरुष को लैंगिक शोषण करना एक संज्ञेय अपराध माना गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में तथा 1984 में संशोधन हुआ, जिसके तहत महिलाओं पर क्रूरता एक संज्ञेय अपराध है। 1986 के दूसरे संशोधन में यदि महिला अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या करती है तथा सिद्ध हो कि वह उस पर क्रूरता की गई है, तो पति व ससुराल पक्ष को दंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडियन पिनल कोड में एक नया क्रिमिनल अपराध दहेज हत्या के रूप में जोड़ा गया है।
इसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसे 1976 में संशोधित किया गया, के अंतर्गत यदि 30 महिलाएं कहीं कार्य करती हैं तो शिशु पालन गृह की स्थापना की जाएगी। अब इसके बाद 1983 में क्रिमिनल लॉ के संशोधन के अनुसार 7 साल की कैद, साधारण बलात्कार के लिए 10 साल की कैद, कस्टोडियन रेप केस के संबंध में वह अधिकतम दंड आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब इसके बाद महिलाओं के अभद्र प्रस्तुतिकरण अधिनियम 1986 के नए संस्करण तथा सती निरोधक कानून 1987 की महिला की गरिमा की रक्षा करने तथा उसके खिलाफ हिंसा व शोषण रोकने के लिए किए गए हैं। अब इनसे संबंधित और भी महिलाओं से संबंधित कुछ कानून हैं, उनके बारे में सुनिए। जैसे गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन का प्रतिनिषेध अधिनियम 1994। इसमें क्या है कि पूर्व गर्भाधान या प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसे पीसीपी एनडीटी के नाम से जाना जाता है, अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या के गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। और ये पाबंदी क्यों लगाई है? जैसे हमने पिछले अध्याय में इसकी विस्तार से चर्चा की थी कि जन्म से पूर्व अगर लिंग पता चल जाता है तो कन्या भ्रूण हत्या की संभावना बहुत होती है और ऐसा हो भी रहा है। इसलिए इसको वैध कानून बनाकर इस पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रसव पूर्व निर्धारण तकनीक के रूप में जेंडर संबंधी लिंग निर्धारण तथा लिंग चयन उन्मूलन को रोकने तथा उसके दुरुपयोग को रोक लगाता है। अब देखिए इसमें अपराध एवं दंड, पीसीपी एनडीटी से संबंधित विज्ञापन का निषेध, अर्थात लिंग चयन की सेवाएं प्रदान करने संबंधी विज्ञापन से जुड़े किसी भी व्यक्ति संगठन को एक ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है जो 3 वर्ष हो या फिर इसके साथ 10,000 का जुर्माना लगाया गया हो। अर्थात अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है जो लिंग जांच करने की श्रेणी में आता है तो उसके लिए कानून के द्वारा दंड की भी व्यवस्था की गई है और 3 साल 3 वर्ष उससे संबंधित सजा की हो या फिर 10 वर्ष उसका जुर्माना हो। चिकित्सा कर्मी को दंड, कोई चिकित्सा कर्मी जो लिंग चयन करता है उस या अपनी सेवाएं किसी चिकित्सा क्लिनिक में देता है जहां ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उसे एक ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो 3 वर्ष हो तथा इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि एक गर्भवती महिला को अपने पति या किसी रिश्तेदार द्वारा लिंग निर्धारण कराने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे इस अपराध के लिए एक ऐसी अवधि के लिए दंड दिया जा सकता है जो 3 वर्ष हो तथा इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों द्वारा अपराध, यदि किसी भी कंपनी को पीसीपी एनडीटी का दोषी पाया जाता है तो प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति को अपराध के समय दंडित किया जाएगा और इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर तुरंत पुलिस द्वारा पंजीकृत कराएं
किसी भी स्रोत से ज्ञान सूचना प्राप्त करने की जांच करें। इस अपराध के लिए जमानत नहीं दी जाएगी। एफआईआर के माध्यम से पंजीकृत एवं अदालत द्वारा मुआवजे के भुगतान से नहीं निपटाई गई तथा शिकायत को मुकदमे से ही तय किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब इसमें क्या है, देखिए यह कानून परिवार के अंदर हिंसा की शिकार व संबंधित मामलों से कष्ट पाने वाली महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया है। हम प्राय देखते हैं कि घर में अनेक महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और पुरुष वर्ग के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया है। इस कानून का लाभ यह है कि घरेलू संबंध में रहने वाली महिलाओं के लिए अन्य मौजूदा कानूनों की तुलना में तत्काल राहत देना है और इस कानून के द्वारा महिलाओं को तुरंत राहत दी जाती है। इस कानून के प्रावधान से घरेलू हिंसा के पीड़ित को एक अल्पावास गृह में रहने की सुविधा, तुरंत चिकित्सा सहायता और घर के बाहर रहने पर दी जाने वाली अन्य सामग्रियां समर्थन सेवाएं दी जाती हैं। अब इसके बाद घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता। देखिए यह राज्य का कर्तव्य है कि गरीब दरिद्र महिलाओं को बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करें। जिसके पास घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राहत हेतु कानूनी कार्रवाई का पर्याप्त साधन नहीं है, महिलाएं तथा बच्चों दोनों दंडाधिकारी के पास शिकायत देकर कानूनी सहायता ले सकते हैं और घरेलू हिंसा के मामले में PWD VA 2005 के तहत राहत पा सकते हैं। गरीब या बेरोजगार महिलाओं व उनके बच्चे जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, वकील द्वारा निःशुल्क सलाह एवं कानूनी सेवाएं दी जाती हैं। पूरे देश में मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए राज्य कानूनी सहायता बोर्ड, जिला कानूनी सेवा समिति तथा तालुका कानूनी सहायता समिति का गठन किया गया है। अब इसके बाद इस पर राहत दी गई है जो पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से होने वाले खतरों एवं असुरक्षा से सुरक्षित बनाने के लिए दंडाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों अनुसार घर पर घरेलू हिंसा से बचाव, घर पर शांति एवं आराम का माहौल, स्त्री धन गहने आदि वापस पाना, चिकित्सा सहायता, सलाह एवं कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्तियों द्वारा संविदा या संचार पर नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक चोट या अन्य धन की हानि के लिए मुआवजा, किसी अदालती शिकायतों में कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का अधिकार। ये विभिन्न प्रकार की सहायताएं महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की अपनी कानूनी सेवा समिति तथा इसके नियंत्रण करने वाले नियमन है जो घरेलू हिंसा के मामले में अपील करने वाली जरूरतमंद महिलाओं तथा बच्चों को सलाह एवं सहायता देते हैं और इनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम जो संविधान में वर्णित हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के कानूनी प्रावधान जिसके संबंध में महिलाओं को निर्णय और राहत दी जाती है, ये प्रमुख रूप से कानूनों का वर्णन किया गया है। तो आज का लेसन हमारा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।